सल्तनत काल में आज हम सैयद वंश एवं लोधी वंश का अध्ययन कर रहे हैं। सैयद वंश, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि तुगलक वंश के बारे में। उसके बाद तुगलक वंश के बाद भारतीय जो इतिहास में सल्तनत युग है उसमें एक नवीन राजवंश का उदय होता है, वह है सैयद वंश। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन का अध्ययन किया था पिछले तुगलक वंश के काल में कि एक मंगोल आक्रमणकारी आया था, ठीक है, जिसका नाम था तैमूर। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तुगलक वंश का शासक नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक। ठीक है, उस समय दिल्ली का सुल्तान ये तैमूर के आक्रमण के समय, कब? आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन तुगलक। तैमूर ने दिल्ली को जीत लिया और एक के बाद एक वह यहां से वापस चला गया। तो जो वापसी के क्रम में उसने अपने जो भारत के जीते हुए प्रदेश पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। ठीक है, तैमूर ने जीते हुए क्षेत्र में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जिसका नाम था खिज्र खान। क्या था? खिज्र खान। खिज्र खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और तैमूर की मृत्यु के बाद खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में, ठीक है, इस वंश की स्थापना की। खिज्र खान ने कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना ही उसने कोई शाह की उपाधि धारण की, क्योंकि वह तैमूर का सिपा सालार, उसका एक प्रतिनिधि के रूप में ही वह शासन करता रहा। एक के बाद एक खिज्र खान के बाद अगला जो सुल्तान हुआ इस वंश का वह था सिकंदर शाह। मुबारक शाह। लोधी वंश साथ में चल रहा था माइंड में। हाँ, खिज्र खान के बाद शासक बना मुबारक शाह। ठीक है, इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। कौन सी? सर्वशाह। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है थी इनकी भी, ठीक है, ना ही इनको ज़्यादा कोई रुचि थी शासन करने की। इस प्रकार खिज्र वंश का अंतिम जो शासक था, ठीक है, खिज्र वंश का इसी क्रम में एक अंतिम शासक आलम शाह। उस समय तक उसका राज्य छोटे से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गया और एक के बाद एक इसकी रुचि भी नहीं थी और उस स्थिति में इसने दिल्ली से दूर स्वेच्छा से शासन का त्याग किया और दिल्ली छोड़कर ये छोटे से प्रदेश, छोटे से क्षेत्र, बदायूं वाले क्षेत्र में, बदायूं यूपी का क्षेत्र है, बदायूं, उसी से संतुष्ट हो गया। बदायूं वाला क्षेत्र लेकर संतुष्ट हो गया और अपना इच्छा से शासन किसको सौंप दिया? स्वेच्छा से शासन का त्याग किया। किसके पक्ष में? बहलोल लोधी के पक्ष में। बहलोल लोधी के पक्ष में। किसके पक्ष में? बहलोल लोधी के पक्ष में आलम शाह ने अपना
शासन त्याग दिया। 4 ही शासक रहे, कोई बहुत बड़ी सैयद वंश की उपलब्धि नहीं है, बस एक ही उपलब्धि है। ठीक है, इस वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, ठीक है, उपलब्धि क्या है, इस वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचा लिया। और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही कि दिल्ली नष्ट हो जाती दिल्ली सल्तनत, लेकिन इसके होने से दिल्ली सल्तनत नष्ट नहीं हुई। अगला जो वंश जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह है लोधी वंश। कौन सा वंश? अगला वंश है वह है लोधी वंश। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था ये। ठीक है, सल्तनत वंश 1451 ईस्वी से लेकर ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था 1526 तक इसने शासन किया। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। लोधी वंश की अगर हम बात करते हैं तो लोधी वंश का संस्थापक अभी पढ़ा ही आपने, बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश जो भारत का प्रथम अफगान राज्य था, अफगान साम्राज्य था। ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, इससे पहले जो शासन करने वाले थे वो तुर्की से आए थे, तो तुर्की के माने जाते हैं। तो ये भी सवाल आता है कई बार कि भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने, और लोधी वंश की स्थापना भी लोधी ने की। बहलोल लोधी में सुल्तान जैसी कोई भावना नहीं थी। वह अपने सैनिकों के साथ सामान्यतः एक ही कंबल पर बैठता था, एक ही दरी पर। ठीक है, और सबके साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता था, और जो भी अगर कभी युद्ध वगैरह स्थिति होती थी तो उनके साथ जो भी माल वगैरह मिलता था उसका समान रूप से बंटवारा करता था। वह एक के बाद उसके सैनिकों में सामान्यतः वह एक ही सरदार था, सरदारों में सम्मान माना जाता था वह, और सभी उसका सम्मान करते थे। ठीक है, तो जब वह उसके साथ में मिलकर रहता था, लेकिन उसके सरदार उसका बड़ा उस पर विश्वास भी करते थे। और वह बहलोल लोधी स्वयं कहता था कि अगर मैं कोई भी कार्य कर दूं तो मेरे सेनापति, मेरे सरदार हैं, उसका सहमति हामी भर लेंगे। तो इस प्रकार बहलोल लोधी ने अपने सास को, जो सरदार थे, उनके साथ कोई अलग से या सर्वोच्चता या सुल्तान जैसा कोई उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सामान्यतः वैसे उनके साथ ही मिलजुल कर उनके सहयोग लेकर चलता रहा। लेकिन जब बहलोल लोधी भारत का सम्राट बना, सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अफगानों की संख्या कम थी, तो इसने अफगानों को भारत के लिए आमंत्रित किया। अफगानों को भारत के लिए आमंत्रित किया। क्या आप आमंत्रित किया कि अब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कुछ तो बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, कोई आर्थिक संपदा नहीं, तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए आप भारत जैसे समृद्ध देश में आइए और यहाँ रहिए। तो कहते हैं कि अफगानिस्तान के अफगान, बहुत सारे अफगान भारत की ओर प्रस्थान कर गए। किस प्रकार, जैसे अभी माहौल चल रहा ना टीडियों की भांति। ठीक है,
भारत की ओर प्रस्थान किया और एक के बाद एक बहुत सारे अफगान भारत में इस समय आए। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी या विजय थी, ठीक है, विजय कहते हैं, वह थी जौनपुर के शासक को पराजित करना। जौनपुर के शासक, ठीक है, को पराजित करना। जौनपुर के शासक को पराजित करना, सरकी शासक को उसने पराजित कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उस जौनपुर का शासक मोहम्मद शाह सरकी एक के बाद एक दिल्ली जीतना चाहता था, लेकिन दिल्ली के बजाय उसे अपना जौनपुर भी खोना पड़ा। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लगभग उसने 38 वर्ष शासन किया। 38 वर्ष शासन किया और शासन करके वह 1451 में वह शासक बना और 38 वर्ष 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। इसी में उसकी। बहलोल लोदी के बाद अगला जो सम्राट बना वह बना था सिकंदर लोदी। कौन बना? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का दूसरा शासक, महत्वपूर्ण शासक था, वह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम शाह था। क्या नाम था? निजाम शाह था। और एक के बाद एक वह निजाम शाह सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। सिकंदर लोदी की जो महत्वपूर्ण विजय है, ठीक है, महत्वपूर्ण विजय जो है, उसने बिहार और बंगाल को जीता। बिहार और बंगाल को जीता। ये महत्वपूर्ण उसकी विजय थी। उसने राजपूताना के प्रदेशों पर भी नियंत्रण स्थापित करने के कोशिश की और एक के बाद एक उसने, सिकंदर ने सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी उपलब्धि रही है, ठीक है, जिसके लिए उसे सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, वह है उसने 1506 ईस्वी में राजपूताना के आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित में लाने के लिए आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना की। पूछा जाता है आगरा नगर की स्थापना किसने की, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, जहाँ पर हम बहलोल लोदी को देखते हैं अपने सरदारों के साथ में उठता बैठता था एक ही जाजम पे, जबकि सिकंदर ने उनसे अपनी दूरियां बनाई और अपने आप को सुल्तान और अपने सरदारों के प्रति वह कठोर होता चला गया। वह विद्वान था, ठीक है। गुलरू खां के नाम से कविताएं लिखता था। गुलरू खान के नाम से कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था गुलरू खान के नाम से, ठीक है। महत्वपूर्ण, वह कठोर था लेकिन साथ ही वह न्यायप्रिय शासक था, ठीक है। उसने सर्वप्रथम सल्तनत काल में लोदी वंश में, ठीक है, भूमि की पैमाइश करवाई, माप करवाई, भूमि की माप करवाई और माप के लिए एक नवीन भूमि की माप करवाकर उस पर राजस्व लागू किया। बिना माप के राजस्व नहीं होना चाहिए और माप के अनुसार राजस्व तय किया और माप के लिए भूमि की माप करवाई, ठीक है। और माप का एक नया पैमाना तैयार किया। नया पैमाना कि माप कैसी हो, नया पैमाना, ठीक है, जिसे गज सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गजे सिकंदरी के नाम से, गज सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कई बार
कि गज सिकंदरी क्या था, कि सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए एक नवीन पैमाना जारी किया जिसे गज सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई थी, ठीक है, इस गज की जो लंबाई थी वे 30 इंच की थी। ठीक है, ये लंबे समय तक भारत के अंदर भूमि की एक माप का पैमाना रहा। अकबर के काल तक ये भूमि की माप का एक पैमाना रहा। सिकंदर लोदी अपने शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक शासन करता रहा। सिकंदर लोदी के बाद जो अगला शासक बना इस वंश का, लोदी वंश का, वह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अगला शासक, जब 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक या सुल्तान, अंतिम सुल्तान कौन? इब्राहिम लोदी। किसका? लोदी वंश का भी और दिल्ली सल्तनत का भी। उसके बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना होगी, वह होगी मुगल वंश की स्थापना। तो इब्राहिम लोदी शासक बनता है और एक के बाद एक अपनी वो सरदारों के प्रति कठोर होता है, एक के बाद एक सुल्तान की उपाधि के साथ अपनी कठोर नीति से उसके दूसरे सरदार उससे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जो विजय है, ठीक है, उसकी विजय या युद्ध की अगर बात करें तो एक ग्वालियर विजय उसकी एक महत्वपूर्ण विजय थी। ग्वालियर विजय एक महत्वपूर्ण विजय थी। उसके बाद उसने अगली विजय के लिए, ठीक है, ग्वालियर जीतने के बाद उसने क्या किया? उसने संघर्ष किया युद्ध के लिए मेवाड़ के राणा सांगा से टकरा गया। राणा सांगा से टक्कर ली उसने, गलती कर गया ये। राणा सांगा जब दिल्ली पर सुल्तान, कमजोर सुल्तान थे, तो उसने उस राणा सांगा ने उन कमजोर सुल्तानों का फायदा उठाते हुए दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। तो राणा सांगा के साथ उसने संघर्ष किया। किसके साथ? राणा सांगा के साथ संघर्ष किया। और संघर्ष में क्या हुआ? वह पराजित हुआ। संघर्ष किया और संघर्ष में वह पराजित हुआ। राणा सांगा के साथ उसने कौन से संघर्ष किए, कौन से युद्ध लड़े? तो राणा सांगा के साथ उसने 2 युद्ध लड़े। एक तो खातौली का युद्ध है। कौन सा? खातौली का युद्ध 1517 में, ठीक है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ, ठीक है। लोदी पराजित, ठीक है, लोदी पराजित। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा के हाथ कट गया और घुटने में तीर लग गया। खातौली कहाँ पर पड़ता है? खातौली कोटा में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कई बार कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है। दूसरा युद्ध लड़ा इसने बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। अपनी पिछली पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से उसने अपने सेनापति मियां माखन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इसमें भी लोदियों की पराजय हुई, इसमें भी लोदी पराजित हुए, ठीक है। इसके
सरदारों ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, सरदारों ने विद्रोह कर दिया। किसके? इसी के सरदार इससे नाराज थे। सरदार इससे नाराज थे। विद्रोह का कारण था सरदार इससे नाराज थे, क्योंकि जहाँ सिकंदर लोदी उनके साथ अच्छा मिलजुल कर उसके साथ में बैठता था, ये थोड़े उनसे कठोर हो गए, तो इसलिए वे सरदार से नाराज हो गए। तो उनके दो सरदार, ठीक है, जिसमें एक आलम खां, ठीक है, एक आलम खां नामक उनका सुल्तान था और एक दौलत खां, दो, एक आलम खां और एक दूसरा दौलत खां। दौलत खां ये दोनों, ये भी लोधी थे, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। इन्होंने क्या किया, इसको पद से हटाने के लिए अफगानिस्तान के पास के क्षेत्रों में शासन कर रहा था बाबर। बाबर को लोदी पर, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। तो ये भी आता है कई बार कि दिल्ली पर बाबर को आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया। और फिर इब्राहिम लोदी को एक और युद्ध लड़ना पड़ा, वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था, जिससे एक के बाद एक इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत, लोधी वंश का तो हुआ ही, साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया, प्रथम युद्ध, इसमें बाबर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ, बारूद के साथ, तोपखाने के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचा। ये भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ, और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत से लोधी वंश का अंत हुआ। और भारत में परिणाम क्या निकला? पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम, ठीक है, परिणाम क्या था? परिणाम मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में एक नवीन वंश की स्थापना होती है, वह है मुगल वंश। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सल्तनत काल में एक के बाद एक कई वंशों ने शासन किया। कौन कौन वंशों ने शासन किया मुगल काल में, सल्तनत काल में? सबसे पहला शासन करने वाला गुलाम वंश है, गुलाम वंश। दूसरा नंबर 2 पर गुलाम, अंतिम गुलाम वंश शासक क्यूमर्स। तो दूसरा खिलजी, क्यूमर्स को खिलजी वंश, ठीक है। तीसरा खिलजी के बाद तुगलक वंश, पढ़ रखा भाई। चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। तो इस प्रकार
सल्तनत काल में इन 5 वंशों ने शासन किया और अंतिम जो वंश था वह लोधी वंश था। आगे मुगल वंश जिसका संस्थापक बाबर था, इसका विस्तृत अध्ययन बाबर से अगली क्लास में। ठीक है।